हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगा। कमेंट करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप में से कोई भी अपने घर से दूर शहर जाकर किसी अनजान जगह या किसी अनजान किराए के कमरे में रह चुका है तो शायद आपको पता होगा कि किसी भी अनजान जगह में रहना कई बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। यदि हम गलती से भी किसी ऐसी जगह पर रहने लगते हैं जिसके अतीत के बारे में हमें पता नहीं है और क्या वह जगह अब रहने के लायक है या नहीं, तो कई बार ऐसी अनजान जगहों पर रहने से बहुत से लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है, या फिर कहे कि उन हादसों का उनके जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है। तो आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही अनजान जगह की भयानक दुर्घटना है जहां रहना एक लड़के को ऐसे हादसे से रूबरू करवाता है जिसके बारे में उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और आज मैं उस लड़के के साथ हुई घटना को आपके सामने एक कहानी के रूप में बताने जा रहा हूं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपने बहुत सी भयानक कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर लगेगा। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम आज की कहानी एक लड़के आदर्श की है। दोस्तों, मैं आदर्श हूं और गुजरात का रहने वाला हूं। जब यह घटना मेरे साथ हुई, मैं घर से 11 में क्लास पास करने के बाद रानपुर के पास अपनी कुछ तैयारी करने गया था और देश भर से कई बच्चे अपने भविष्य को बनाने की उम्मीद में आते हैं और मैं भी उन्हीं बच्चों में से एक था जो अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की उम्मीद में गया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वहां जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैं कभी भी अपने घर से बाहर कहीं जाने की स्थिति में नहीं रहूंगा। जब मैं 11वीं क्लास पास करने के बाद रानपुर गया तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं वहां अकेले रहने के लिए कोई किराए का कमरा नहीं पा रहा था। इसलिए हॉस्टल में किराए का कमरा लेना मेरी एकमात्र विकल्प था। मेरे पिता ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, तुम हॉस्टल में रहो। मैं अपनी कोचिंग से कुछ दूर एक हॉस्टल में रहने लगा। शुरुआत में मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद उस हॉस्टल में कुछ अजीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। जब मैं अपना कमरा बंद करके रात को पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे के बाहर कोई बार बार जा रहा है। पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उस कदमों की चलने की आवाज मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगी। इसलिए मैंने उठकर देखने की सोची और जब मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो मुझे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। फिर मैं दरवाजा बंद करके वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। जिस दिन से यह घटनाएं शुरू हुई उस दिन की पहली रात में मेरे साथ सिर्फ इतना ही हुआ, लेकिन दिनों के साथ साथ उन घटनाओं का होना भी बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने कमरे में अकेला रहता था। उस हॉस्टल में हर कमरे में 2 लड़के रहते थे, लेकिन मैं शुरू से ही घर में अकेला रहता था, इसलिए मैं अकेले रहने की आदत बना लिया था। उस समय मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसके दोनों तरफ जेल की तरह कमरे थे और बीच में बरामदा था। उस हॉस्टल में मेरा कमरा सबसे अंतिम कोने में था और मेरे कमरे के सामने एक बाथरूम था जिसे मेरे अगल बगल के सभी लड़के इस्तेमाल करते थे। पहली रात में मेरे साथ सिर्फ वही होता है जैसे ही अगले दिन होता है, और जब मैं दोपहर को कोचिंग से वापस आता हूँ तो मेरे कमरे के बाहर उस बरामदे में फर्श पर बहुत कीचड़ देखता हूँ और उस कीचड़ में किसी के पैरों के बड़े निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा आदमी या महिला अपने पैरों को कीचड़ में डालकर यहां से गुजरा होगा। लेकिन मेरे लिए सबसे अजीब बात यह थी कि मेरा कमरा उस हॉस्टल में सबसे अंतिम स्थान पर था और अगर बाहर से कोई आदमी कीचड़ में पैर डालकर वहां आता तो फर्श पर शुरू से ही उसके पैरों के निशान होते, लेकिन बाकी कमरों के सामने बरामदे में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मेरे कमरे के सामने उस कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान थे। इसलिए मैंने इसे भी नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे को खोलकर उसमें पढ़ने लगा। पहले जब मैं पढ़ाई करता था
तो मेरे कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था। अब शाम को खाना खाने के बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। उस रात की वही पैरों की आवाज़ अब भी मुझे सुनाई देती है। उस समय मैंने सोचा कि शायद हॉस्टल के लड़के ही वॉशरूम जा रहे होंगे, लेकिन वह कदमों की आवाज़ बार बार आ रही थी और मैंने उन कदमों की आवाज़ को गौर से सुना तो मुझे लगा कि वह सिर्फ मेरे कमरे से बाहर से आ रही थी, जैसे कोई सिर्फ बाहर से चल रहा था। उस समय घड़ी में समय देखा तो लगभग 1 बज गया था और पूरे हॉस्टल में पूरी तरह से सन्नाटा था और मैं सिर्फ उन कदमों की आवाज़ सुन रहा था। तभी मैंने सोचा कि इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर बार बार कौन घूम रहा था, और इस बार मैंने फैसला किया कि मैं आराम से कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलूंगा बल्कि झट से खोलूंगा। मैंने सोचा कि शायद हॉस्टल का कोई लड़का मुझे डराने के लिए शरारत कर रहा होगा। फिर मैं दबे कदमों से अपने बिस्तर से उठा और मेरे कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही उन कदमों की आवाज़ मुझे बिल्कुल मेरे कमरे के दरवाजे के सामने सुनाई देती है, मैं अचानक से दरवाज़ा खोलता हूँ और जो कुछ मैं देखता हूँ उसे देखकर मेरी हालत ही खराब हो जाती है। मैंने क्या देखा यह समझ नहीं आता और अब मैं डर के 7वें आसमान पर था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके उस चीज़ को नहीं देखूं। मैं अपने हाथ से दरवाजे को बंद करना चाहता था, लेकिन मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि मेरा शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिल रहा था। मैं वहीं जम गया था। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर जो कोई खड़ा था उसे देख रहा था और यकीन मानो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में ऐसी चीज को देखता तो उसे हार्ट अटैक आ जाएगा और वही मर जाएगा, क्योंकि जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा अचानक से खोला तो मुझे एक औरत दिखाई दी जो साड़ी पहनी थी, लेकिन उसकी साड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी, यानी सामान्य महिलाओं की साड़ी की तरह नहीं, बल्कि उसके घुटनों तक ऊपर उठी हुई थी। उसके पैर देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह इंसान के पैर हैं या जानवर के, क्योंकि उसके पैर बुरी तरह कटे हुए थे। जब मैंने उसके चेहरे की ओर देखा तो उसका चेहरा इतना डरावना था कि किसी भी व्यक्ति को उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से फूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे किसी भारी चीज से कुचल दिया हो। उसके पैरों के नाखून उसके पैरों की उंगलियों से भी लंबे थे। इसके अलावा उसके सिर के बाल एक दूसरे में उलझे हुए थे और उसके मुंह के दांत जबड़े से बहुत बाहर निकले हुए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि वह दृश्य मेरे लिए कितना भयानक रहा होगा। तब वह महिला मुझे बताती है कि तुम ही लोगों ने मुझे मारा था और आज मैं तुम लोगों से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम लोगों ने मुझे मारते वक्त मेरे पूरे परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, साथ ही मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा। अब मैं तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए वापस आया हूं और तुमसे उसी तरह बदला लूंगा जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था। जब वह महिला मुझे यह बता रही थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके होठों से मांस के चीथर नीचे फर्श पर गिरते जा रहे थे। वह औरत मुझे बोलते हुए अजीब तरीके से गुर्रा रही थी और उसे देखकर मुझे लगा कि यह कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई चुड़ैल या डायन है, और शायद इसके साथ यही कुछ हुआ होगा जब यह मुझे बता रही थी कि यह मुझे मार डालेगी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जोर से चिल्लाना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह औरत जल्द ही मुझे मार डालेगी। और जैसा मैंने सोचा था मेरे साथ हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी और मेरी ओर बढ़ते हुए अचानक मेरा गला पकड़ लिया और मेरे कंधों पर बैठ गई, जिससे मैं धड़ाम से फर्श पर गिर गया। वह मेरी गर्दन को इतनी जोर से खींच रही थी कि मैंने सोचा कि आज यह महिला मेरी गर्दन उखाड़कर मुझे मार डालेगी। लेकिन फर्श पर गिरने की इतनी तेज आवाज है कि मेरे बगल के कमरे से 2 या 3 लड़के उठकर वहां आते हैं, और जब वह वहां आते हैं तो वह देखते हैं कि मैं फर्श पर गिरा हुआ हूं और अपनी गर्दन दोनों हाथों से पकड़ रहा हूं, क्योंकि उन्हें मेरे अलावा पूरे कमरे में कोई भी नहीं दिखाई देता था। फिर वह मेरे पास आकर मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें फर्श पर क्यों पड़ा हुआ है और तुम ऐसी क्या हरकतें कर रहे हो? कहीं आपको मिर्गी तो नहीं आता? जब मैं उन लोगों को मेरे साथ हुई घटना बताता हूं तो वे हंसने लगते हैं और मुझे बताते हैं कि आप अकेले कमरे में रहते हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है। इतना कहकर वे अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। उसके बाद मैंने वह रात अकेले गुजरी।
और मैंने दूसरे दिन सुबह उठते ही हॉस्टल के मालिक को उस घटना के बारे में बताया। लेकिन जैसे ही मैंने हॉस्टल के मालिक को उस घटना के बारे में बताया, मुझे लगा कि वह कुछ अजीब सा बदल गया था और वह मुझे बताया कि शायद तुम डर गया था क्योंकि आप कमरे में अकेले रहते थे। ऐसा कुछ भी हमारे हॉस्टल में नहीं है। जब वह मुझे यह सब बता रहा था, मैं उसके हाव भाव को देखकर समझ गया कि यह आदमी मुझसे कुछ छिपा रहा है और झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह मुझे बता रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मैं यह कहते हुए बहुत हड़बड़ा गया था। उस दिन भी मैं कोचिंग चला गया जैसे उसका झूठ पकड़ा गया हो, लेकिन मैं कोचिंग में भी ध्यान नहीं देता और पिछली रात मेरे साथ हुई घटना बार बार मेरे मन में घूमती रहती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह औरत कौन थी और वह मुझे ऐसा क्यों कह रही थी कि मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। बाद में मैंने सोचा कि क्या मुझे मेरे साथ हुई घटना के बारे में अपने घर वालों को फ़ोन करके बताना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मैं घर वालों को इसके बारे में बताऊंगा तो वे फालतू में परेशान होंगे। लेकिन मैं उस दिन शाम को अपने बगल के कमरे वाले दोनों लड़कों से पढ़ाई करने के लिए चला जाता हूँ। लगभग 1 बजे तक पढ़ाई करने के बाद वे मुझसे कहते हैं कि देख भाई, हम अब सो रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर कोचिंग जाना चाहिए, अब तुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो मैं उनसे कहता हूं कि मैं अपने कमरे में जाकर कैसे सो सकता हूं। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे उस कमरे में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। मैं उस कमरे में जाते ही बहुत डर लगता है। बाद में वह लड़का मुझसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, शायद वह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था। रात भर अपने कमरे में सो जाओ। अगर आज भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो फिर यह सोचना कि कल रात जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था वह सिर्फ तुम्हारे मन का वहम था। तभी मैं उन लोगों की बात मानकर अपने कमरे में आता हूं और चुपचाप जाकर सो जाता हूं। उन दिनों बहुत गर्मी थी और रात को सोते समय मुझे बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए मैंने सोचा कि उठकर कमरे की खिड़की को खोल देना चाहिए। इससे बाहर की ठंडी हवा आएगी, इसलिए मुझे बहुत गर्मी नहीं लगेगी। उस समय तक हॉस्टल के मालिक ने कमरों में पंख नहीं लगाए थे। हालांकि हमने उसे 2 बार कहा था कि पंखे जल्द ही 1-2 हफ्तों में लगा दिए जाएंगे और अब इतनी गर्मी भी नहीं है तो तुम लोग कुछ दिन काम चलाओ। इसलिए हम लोग रात को सोते वक्त कमरे में बहुत गर्मी लगती थी। तभी मैं उठकर खिड़की को खोलने का विचार किया और अब मैं उठकर खिड़की को खोलता हूँ और जब मैं खिड़की को खोलता हूँ तो सामने एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई देता है और जब मैं खिड़की को खोलता हूँ तो मुझे वही औरत फिर से दिखाई देती है जो मुझे अपनी ओर आने का संकेत दे रही थी और उसे फिर से देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ। लेकिन इस बार वह मुझसे काफ़ी दूर ग्राउंड में खड़ी हुई मुझे दिखाई देती है। मैं भागकर अपने बगल वाले कमरे में उन लड़कों के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे जल्दी मेरे साथ चलो। वे मुझे बताते हैं कि मुझे सुबह उठकर कोचिंग भी जाना है, इसलिए मेरे को सोने दे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि एक बार तुम चलो तो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब वह दोनों लड़के मेरे साथ मेरे कमरे में आते हैं और मैं उन्हें उस खिड़की के पास ले जाता हूँ और उन्हें उस ग्राउंड में देखने के लिए कहता हूँ। तभी वह उस ग्राउंड की खिड़की से दोनों ओर देखकर मुझे बताता है कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, पूरी खाली है ग्राउंड। बाद में खिड़की से झांककर ग्राउंड में देखता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वह दोनों लड़के मुझसे कहते हैं कि भाई अब हमें परेशान मत करना, हमें सुबह कोचिंग जाना है। मुझे बताकर वे अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अब मेरा डर इतना बढ़ गया था कि मैं गर्मी से मर जाऊंगा, लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा। और फिर मैंने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़की दोनों को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे डर से नींद नहीं आ रही थी जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था कि मुझे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है कि बाहर से कोई मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है और मैं कुछ देर तक कोई जवाब नहीं देता। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजे खटखटाने की आवाज़ बहुत तेज होती है। अब जो कोई बाहर था वह मेरे दरवाजे को बहुत जोर से खटखटा रहा था। मैंने हिम्मत करके एक बार आवाज़ लगाई कि कौन बाहर खटखटा रहा है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई तो मैंने भी सोचा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, लेकिन बाद में जो भी बाहर था वह धीरे धीरे मेरे दरवाजे को बजाने लगा। अब वह दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा था बल्कि बहुत ज़ोर से मार रहा था। यह सब होने के बाद बहुत डर गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भरने लगा।
मुझे ऐसा लग रहा था कि बाहर वही चुड़ैल या डायन है जो आज इस दरवाजे को तोड़कर मुझे मार डालेगी। मैंने तुरंत अपने घर पर अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि हॉस्टल के मालिक को बताओ कि वह तुरंत मेरे कमरे में आए, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तब मेरे पापा ने मुझसे पूछना चाहा कि क्या हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि बहुत देर नहीं है, आप तुरंत हॉस्टल के मालिक को फ़ोन करके बता दें कि वह मेरे पास आए। कुछ देर बाद मेरे पापा का फ़ोन वापस आता है और मुझे बताता है कि हॉस्टल का मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा था, शायद वह सो गया था। मैंने फ़ोन पर पूरी बात बताई पापा को, और मेरी बात सुनने के बाद वह बहुत घबरा गया और कहा कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। मैंने पापा से कहा कि जब तक आप यहाँ आएंगे तब तक सुबह हो जाएगी और बहुत देर हो जाएगी। ये कोई भी मेरे कमरे के दरवाजे को इतनी तेज़ी से तोड़ रहा है कि शायद मेरी मम्मी मुझे और मेरे पापा को बोलते हुए सुन लेती है और वह पापा से क्या हुआ पूछती है। तब पापा ने मम्मी को सारी बात बताई, तो मम्मी ने तुरंत फ़ोन लेकर मुझसे कहा कि बेटा, फ़ोन को काट दो और हनुमान चालीसा या किसी भी भगवान का भजन चला दो और उसकी पूरी आवाज़ करो जब तक हम नहीं आते। तब मैंने मम्मी को बताया कि ठीक है, और मैंने तुरंत उनका फ़ोन काटा और अपने फ़ोन पर हनुमान चालीसा शुरू करने की सोची। आप नहीं जानते कि मैं हनुमान चालीसा शुरू करने ही वाला था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगा। अब मुझे लगता था कि कोई मेरे दरवाजे पर ज़ोर से लात मार रहा है। अब मेरे कमरे के दरवाजे की कुंडी जो मैंने अंदर से लगाई थी भी थोड़ा थोड़ा उखड़ने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा जल्द ही टूट जाएगा और बाहर कोई भी व्यक्ति बहुत तेज़ लात मारेगा। मैं अपने फ़ोन पर हनुमान चालीसा चलाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और मेरा पूरा शरीर कंपन करने लगा था और मेरे हाथ भी कंपन कर रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ोन पर हनुमान चालीसा चलाऊंगा, लेकिन पहले इस दरवाजे के पीछे कुछ लगाऊंगा, वरना यह दरवाज़ा अभी टूट जाएगा। तभी मैंने अपने कमरे में स्थित बेड को फटाक से खिसका या उसे दरवाजे के पीछे सट कर लगा दिया, जिससे दरवाज़ा थोड़ा पीछे की ओर नहीं होता था। अगर कोई उसे लात मारता तो इतनी ज़ोर से मारता कि दरवाज़ा अंदर जाता था और उसकी कुंडी पूरी तरह से उखड़ चुकी थी, जो जल्द ही टूटने वाली थी। जैसे ही मैंने बेड को दरवाजे के पास सटाकर लगाया, मैंने उसी औरत की आवाज़ बाहर से सुनाई दी। वह बाहर से कहती थी कि दरवाज़ा खोल दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाऊंगी। तुम क्या सोचते हो कि दरवाज़ा बंद करके तू बच जाएगा? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे लगता था कि आज मैं जीवित नहीं रहूंगा। फिर मेरे दिमाग में फिर से वही बात आती है कि मेरी माँ ने मुझे फ़ोन पर कुछ भजन या हनुमान चालीसा सुनाना चाहिए था, और अब मेरे बचने की एकमात्र उम्मीद थी। मैंने भी सुना था कि भूत हनुमान चालीसा या भजन सुनने के बाद वहां से भाग जाते हैं। इसलिए मैंने फ़ोन उठाया, लेकिन मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि फ़ोन भी मेरे हाथ से छूट गया और फर्श पर गिर जाता है। फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है। मुझे लगता है कि मेरे बचने की सारी उम्मीदें अब बंद हो गई हैं। जैसे ही मैंने फ़ोन वापस उठाया और उसे सही करने की कोशिश करते हुए वह चुड़ैल बार बार कहती थी, तुम क्या सोचते हो कि आज तू बच जाएगा? आज तू नहीं बचेगा। तुम लोग ने मिलकर आज के दिन मुझे मारा था और आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने उस फ़ोन को किसी तरह फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खुद ही बहुत कम हो गई थी और वह सिर्फ 60% बैटरी पर थी। इसलिए मैंने भागकर फ़ोन को चार्ज करने का विचार किया। मैं फ़ोन को चार्ज करने के लिए चार्जर की ओर जा रहा था कि अचानक से मेरे कमरे की लाइट चली गई, और एक तो पूरा कमरा अंधेरा था और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरा पसीना हो गया था, और दूसरा उस भयानक आत्मा जो बार बार मेरे कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय मेरे ऊपर क्या हुआ होगा जब मैंने सोचा कि फ़ोन की बैटरी 5% पर है। हनुमान चालीसा तो चल ही सकती है, इसलिए मैंने उसकी आवाज़ को पूरा बढ़ा दिया और फ़ोन पर हनुमान चालीसा चलाया। इससे उस चुड़ैल ने मेरे दरवाजे पर लात मारना बंद कर दिया। अब वह शायद हॉस्टल से बाहर जा रही थी और ज़ोर से चिल्लाकर कह रही थी कि आज तुमने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे फ़ोन में हनुमान चालीसा चल रही है कि तभी मेरा फ़ोन अचानक 0% पर आकर फिर से बंद हो जाता है। हनुमान चालीसा भी बंद हो जाता है
और जैसे ही हनुमान चालीसा बंद हो जाता है, वह औरत फिर से मेरे कमरे से बाहर दौड़ती आती है और बार बार वह मेरे कमरे के दरवाजे को इतनी जोर से लात मारने लगती है कि मुझे लगता था कि दरवाजा 1 मिनट में टूट जाएगा। मैंने सोचा कि फोन में हनुमान चालीसा बंद हो गया तो क्या हुआ, मैं हनुमान चालीसा ही बोल सकता हूँ। तब मैंने हिम्मत करके उस चुड़ैल का सामना करने का फैसला किया और अपने कमरे में हनुमान चालीसा बोलने लगा। जैसे जैसे मुझे टूटी फूटी हनुमान चालीसा मिली, मैं इतनी जोर से बोलने लगा कि मेरी आवाज उस चुड़ैल के कानों में भी पड़ गई थी और वह चुड़ैल अजीब तरीके से चिल्ला रही थी जब मैं हनुमान चालीसा बोल रहा था। मैं बार बार मेरे फोन को चालू करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक मेरे फोन में चालू हुआ और जब मैं फोन को फिर से चालू करता हूं तो मैं चौंक जाता हूं कि मेरे फोन की बैटरी स्वचालित रूप से पूरी तरह से चार्ज हो गई है। जब मैंने हनुमान चालीसा फिर से अपने फोन में चलाया तो उस चुड़ैल की आवाज फिर से नहीं आई। यह सब होते ही मैंने सोचा कि अगर बगल के कमरे के लड़के उठकर क्यों नहीं आ रहे तो यह चुड़ैल इतनी जोर से मेरे दरवाजे पर लात मारती क्यों नहीं, या फिर इतनी जोर की आवाज सुनकर हॉस्टल से कोई क्यों नहीं आ रहा था। उस रात मैंने जैसे तैसे गुजारा और सुबह लगभग 5 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई दी, लेकिन इस बार मुझे चुड़ैल की आवाज नहीं बल्कि मेरे मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। लेकिन मैंने उनकी आवाज को सुनने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि मैंने सुना था कि वे भूत प्रेत और चुड़ैल किसी का भी आवाज निकाल सकते हैं। लेकिन उस दिन मेरे कमरे के बाहर मेरे मम्मी पापा थे और वे बार बार मुझे आवाज लगाने के बाद भी मुझे दरवाजा नहीं खोला तो वे बहुत चिंतित हो गए और फिर मेरे फोन पर कॉल करते हैं। साथ ही जब मैंने उनका फोन उठाया तो वह मुझे बताया कि हम तुम्हारे कमरे के बाहर हैं और तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। मैंने कहा कि मैं कैसे मान सकता हूं कि तुम मेरे कमरे से बाहर हो। फिर वह मुझे वीडियो कॉल किया और मुझे दिखाया कि हम लोग तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े हैं। फिर मैं दरवाजा खोला और मेरे मम्मी पापा बाहर खड़े थे। मैं रोने लगा और भागकर मेरी मम्मी को गले लगाया। बाद में मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे बगल के कमरे के लड़के भी उठकर बाहर आ जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। मैं उन लोगों पर गुस्सा होकर कहता हूं कि कल रात मेरे साथ इतना कुछ हुआ और इतनी आवाजों को सुनने के बाद भी आप अपने कमरों से बाहर नहीं आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, हम चुपचाप सो रहे थे और हमें कोई आवाज नहीं सुनाई थी। फिर मैंने अपने पापा को उस पूरी रात मेरे साथ जो कुछ हुआ था पूरी बात बताई, जिससे उनका गुस्सा भी बढ़ गया। बाद में उन्होंने हॉस्टल के मालिक को बुलाया और उसे बहुत बुरा बोला सुनाई। फिर मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्टल के बाहर एक चाय की दुकान पर लेकर जाते हैं और हम चाय पीते पीते वहां पर जो कुछ हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब चाय की दुकान वाला हमसे पूछता है कि क्या हुआ साहब। फिर मेरे पापा ने पूरी कहानी बताई कि हमारा लड़का इस हॉस्टल में रहता है और उसके साथ यह घटना हुई। चाय वाला जो बात बताई वह सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चाय वाले ने हमें बताया कि कुछ साल पहले इस हॉस्टल में सफाई करने आने वाली एक औरत आती थी। आज आपका लड़का रहने वाले कमरे में 2 लड़के रहते थे और उस सफाई करने वाली औरत से उन दोनों लड़कों की कुछ बातों पर बहस होती है और उन लड़कों ने उस महिला से बदला लेने के लिए उस कमरे के सामने वाले बाथरूम में तेल डाल दिया। जब वह वहां सफाई करने आती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह सर के बल नीचे फर्श पर गिर जाती है, जहां वह मर जाती है। तब से उस महिला की आत्मा उस हॉस्टल में घूमती रहती है और कोने वाले कमरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से अपनी मौत का बदला लेने की सोचती है। यह सुनने के बाद मेरे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसे लगता था कि उस कमरे में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने उसे मारा था और वह उस हॉस्टल के मालिक के पास जाकर उसको पूरी तरह से बताता है और हमने उस कमरे को खाली कर दिया। हालांकि मैंने अपने घर वालों से कहा था कि मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, मैं घर से बाहर रहना नहीं चाहता। और उसी दिन हम सारा सामान लेकर घर आ गए, लेकिन घर आने के बाद भी मैं बीमार पड़ गया। कुछ लोगों ने मम्मी पापा को बताया कि उस महिला की आत्मा अभी भी मेरे ऊपर काम कर रही है और फिर मुझे घर पर कई दिनों तक इलाज करवाया गया। बाद में मैं थोड़ा ठीक हो जाता हूँ जब मैंने कुछ दिनों बाद
उस हॉस्टल के लड़कों से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे आने के बाद वे भी बहुत डर गए थे और इसलिए धीरे धीरे सभी लड़कों ने हॉस्टल छोड़ दिया था और अब शायद हॉस्टल बंद हो गया है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे। जो मैंने कल आपसे कहा था, साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम है बीकानेर राजस्थान से मनोज चौधरी, कविता चौधरी। अगला नाम है पंजाब से संदीप सिंह। अगला नाम है ओडिशा से खेतजीत और प्रियंका। अगला नाम है रायबरेली से देशराज। अगला नाम है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से राजन सिंह। अगला नाम है बेंगलुरु कर्नाटक से वासुदेव। अगला नाम है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अंकुर त्यागी। अगला नाम है गुजरात से प्रमोद दीक्षित। अगला नाम है असम से बेदाश्री राजबोंशी। अगला नाम है नालागढ़ से कुक्कू। अगला नाम है दिल्ली से रोहित। अगला नाम है ओडिशा से रमेश। अगला नाम है कुवैत से साधक अबुदुल्ला। अगला नाम है नागालैंड से मेरी। अगला नाम है पाकिस्तान से शोभा सिंध। अगला नाम है कोलकाता से कुलदीप पासवान। अगला नाम है उड़ीसा से मुनि। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।